This is the second part of the French Revolution. We'll carry on from here. The next topic, the outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. Previous section में आपने देखा कि लुई 16 को टैक्स बढ़ाने पड़े. क्यों टैक्स बढ़ाने पड़े? क्योंकि रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके हैं, पैसे नहीं हैं, खर्चे कैसे लोगों को मिलेंगे, ब्रेड के दाम बढ़ रहे हैं. तो उस सब चीज़ों को, और जो कोर्ट के खर्चे हैं, राजा के कोर्ट के खर्चे हैं, क्लर्की, नॉबल्स के हैं, सब कुछ स्टेट को मेंटेन करना, वो खर्चे कैसे मीट करेंगे? हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस. ओल्ड रिजीम में पावर नहीं थी राजा को कि वो टैक्स लगा सके अपनी विल के अनुसार, है ना. यानी कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता होगा, कौन राय देता होगा, किसकी बातें मानी जाती होंगी टैक्स को लगाने के लिए, आगे देखते हैं. Rather he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposals for new taxes. The States General was a political body which the three states sent their representatives. तीनों स्टेट्स जनरल में रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे. अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट जनरल के, वो तय करते थे, है ना, वो प्रपोजल भेजते थे न्यू टैक्सेस का, कौन सा टैक्स रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा. हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. पर ये मोनार्क डिसाइड कर सकता था, है ना, कि कब मीटिंग स्टेट्स जनरल की बुलानी है. दैट लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614. अच्छा, 1789 से पहले कब हुआ था? 1614. ऑन मे 5, 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल. एक असेंबली बुलाते हैं किसकी? स्टेट्स जनरल. टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. नए टैक्सेस के प्रपोजल्स के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं स्टेट जनरल की, क्योंकि उस पर तो एक अधिकार है राजा का कि वो मीटिंग बुला सकता है. पर जो टैक्स बढ़ाने की बात है, नया टैक्स लगाने की बात है, उसका बिल कौन प्रपोज करेगा? स्टेट जनरल, है ना. और स्टेट जनरल में मेंबर्स को कौन भेजता है? वो तीनों स्टेट्स चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं वहाँ. द थर्ड, resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates, है ना. भव्य दरबार बनाया गया लोगों को होस्ट करने के लिए. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव. पहले और दूसरे जो स्टेट के लोग हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं. हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स. दोनों साइड बैठे हुए. वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक. और जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट के हैं वो पीछे इनके खड़े हैं, ठीक है ना. 300 लोग बैठ गए आमने सामने, पहले स्टेट के दूसरे स्टेट के. 600 बंदे जो थर्ड स्टेट के हैं वो इनके पीछे खड़े हैं. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, है ना. सबसे पढ़े लिखे, सबसे धनी लोग हैं, उनको उसमें भेजा गया है कि आप लोग जाइए, हमारी बात कहिए. किसकी बात कहिए? वो जो 90% है ना फ्रांस की पॉपुलेशन का थर्ड स्टेट है. हाउ वेयर देयर ग्रीवेंसेज एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव ब्रॉट विद देम. 40,000 लेटर्स में, है ना, लोगों की बातें, है ना, उनकी बातें वो लाई गई हैं वहाँ पे, जिस पे वो विचार करेंगे. वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द past had been conducted according to the principles that each state had one vote. Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. पहले ऐसे वोटिंग होती थी कि हर स्टेट का कितना वोट है? एक वोट है. 3 स्टेट थे, तीनों के एक वोट. This time too Louis 16 was determined to continue the same practice. और लुइस चाहते थे कि पहले वाली प्रैक्टिस रहे. तो भाई 2 स्टेट उनके फेवर में रहते, और ये पीजेंट रह के न रह के क्या करता, ठीक ना. 3 में से 2 वोट हो जाते और ये बिल पास करके टैक्स बढ़ा लेते. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, है ना. बट थर्ड स्टेट चाहता था एज अ होल मेंबर, है ना, पूरा असेंबली एज अ होल देख के कंटिन्यू किया जाए. वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट. हर एक मेंबर का कितना वोट होगा? 1 वोट.
This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बंदा एक वोट, पर यहाँ थर्ड स्टेट सोच रहा था हम लोग 600 लोग हैं, ये लोग 600 लोग हैं, है ना, तो हो सकता है हम लोग जीत ही जाए। पर राजा सोच रहा है कि वो पुरानी वाली वोटिंग पैटर्न फॉलो किया जाए, एक स्टेट एक वोट, उसमें वो जीत जाए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, है ना। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थर्ड पर्सन, भाई 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो खुद सोचेंगे, ऑटोमेटिक फील आ जाएगा भाई, जो जब उतनी पब्लिक को जो रिप्रेजेंट करेगा वो लगेगा कि मैं ही राष्ट्र हूँ खुद में। जैसे एक जो पार्लियामेंट हमारी है वो पूरे हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हर जगह से लोग चुन के वहाँ भेजे जाते हैं। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles, है ना। एक टेनिस कोर्ट है वर्साइल्स में, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं किस दिन, 20 जून को। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. अब वो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे जिसका नाम वो रखेंगे नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का काम क्या होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, है ना, जिसके हिसाब से अब मतलब सरकार चले या देश चले। डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशन असेंबली एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution, और तब तक वो बिखरेंगे नहीं जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना नहीं लेते हैं। फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट कर दे, है ना, कम कर दे। दे वर लेड by Mirabeau and Abbe Sieyès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege, है ना। हालांकि मीराबेओ जो हैं वो नोबल फैमिली में पैदा होते हैं, बट है ना वो अगेंस्ट है किस चीज़ के, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड स्टेट इंजॉय कर रहे हैं। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साइल्स, है ना। जनरल रहता था, है ना, भाषण देता था, लोगों को जागरूक करता था। अबे सेइस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, अबे सेइस कौन है, सेकंड पर्सन, वो प्रीस्ट है ना। रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, एक पैम्फलेट लिखता है वो, है ना, लिखता है कि थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में उन्होंने क्या लिखा है देखा जाता है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queue at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. किस दिन, 14 जुलाई। आज कौन सी दिन, 14 जुलाई, ठीक ना। आज फ्रांस दिवस है, आज फ्रांस डे मनाया जा रहा है। मोदी जी वहाँ के चीफ गेस्ट हैं। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chateauguay. They looted, hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. क्या होता है, नेशनल असेंबली बनती है, ठीक है ना, फिर आगे चीज़ें कैसे गुजरती हैं, है ना, ये दोनों पैराग्राफ में उन्होंने बताना चाहा है। ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल। द सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, है ना, तो भाई खेती पे असर पड़ेगा। खेती मीन्स फार्मिंग, है ना, फार्मिंग पे असर पड़ेगा, पैदावार कम हो जाएगी, ठीक ना। गेहूं की पैदावार कम हुई, ब्रेड राइस
प्राइस बढ़ गई, है ना। और बेकर्स भी एक्सप्लॉइट करने लगे लोगों को, है ना। कुछ लोग होर्डिंग करने लगे ताकि उससे फ़ायदा कमा सके, और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद लोगों को ब्रेड नहीं मिलता था, है ना। उस पे से किंग, उसके ट्रूप्स, है ना, इस चीज़ को मैनेज करना, उसमें परेशानी, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, विरोध को पैदा कर रही, विरोध को बढ़ा रही हैं सरकार के खिलाफ। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, है ना। जो मैनर मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ जमींदार होते थे, वैसे वहाँ पे वो लोग, तो उन्होंने मतलब कि गुंडों को हायर कर रखा है, आदमियों को हायर कर रखा है ताकि वो हम लोग को मार सकें, ठीक ना, अपने आप को अपनी रक्षा के लिए भी, हम लोग को हमला का शोषण करने के लिए। ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं। तो वो चीज़ें तो वाजिब सी बात है, दिक्कत कुछ न कुछ खड़ी करेंगे। Caught in a frenzy of peasants in several districts seized hoes and pitchforks, है ना, फरसा, फावड़ा, कुदाल, है ना, सब उठा के अब लड़ने को तैयार हैं लोग। Faced with the power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब भाई राजा को मजबूरी है ना कि वो रिवोल्ट इस लेवल तक बढ़ा कि राजा को उस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि राजा का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन उस पावर को चेक करेगा मीन्स राजा मनमानी नहीं कर सकता है, वो स्टेट के हिसाब से रूल करेगा। स्टेट मीन्स द होल नेशन नाउ बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही फ्रेम होना चाहिए नेशनल असेंबली के, नहीं कि हम बदले लेने पे तुल जाए कि नहीं इन लोगों ने हमारा शोषण किया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि इन लोग का भी शोषण होता रहे। पर ऐसा नहीं करते हैं, ताकि एक अच्छी सोसाइटी बने जिसमें हमारे भविष्य और हम रह सकें। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उस पावर को चेक करने के लिए है। जैसे पार्लियामेंट कोई एक्ट बिल पास करता है तो उसको चेक करने के लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, वेदर द बिल इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। जो बिल पास हुई है वो संवैधानिक है कि नहीं है, कहीं कोई डिस्पोटिक रूलर प्रधानमंत्री तो नहीं बन गया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री, है ना, असेंबली क्या करती है, डिक्री पास करती है, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. feudal system का obligations जितने भी थे, taxes चलो हटाओ, है ना, बिल पास हो गई। Members of the clergy too were forced to give up their privileges, है ना। अच्छा, ये क्लर्गी इन लोगों को क्यों चाहिए, राजा का जब लिमिट हो गया, है ना, राजा की जो पावर हम नेशनल असेंबली से अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट कर दिए, तो इनको क्या, हटाओ इनका प्रिविलेजेस, हटाओ। कोई अब आज से राजा घर में पैदा होने वाला राजकुमार नहीं होगा, ठीक ना। द असेंबली पास द डिग्री अबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम। टिथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। चर्च को क्या जरूरत थी, है ना, यानी कि चर्च उस समय शोषण के अड्डे बने हुए थे। सोचिए, मतलब कि चर्च, अगर चर्च देश चलाता है, ठीक ना, तब तो चर्च को टैक्स लगाने की ज़रूरत है भाई। चलो मोनार्की नहीं है, है ना, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसलिए उस टैक्स को भी इन्होंने हटा दिया, नेशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स। अब क्या हुआ, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स का एसेट अब गवर्नमेंट के पास आ गया। अब आगे देखते हैं। अब फ़ायदा तो हुआ उस रिवोल्ट का, नेशनल असेंबली बनी, है ना, अब 2 बिलियन लाइवर है तो कुछ ना कुछ तो भाई टैक्सेस, वो जो लोन्स ले रखे थे देश ने, वो इसकी भरपाई हो जाएगी। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब भी है, बट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ द king or monarch will be restricted by that constitution. The National Assembly completed the draft of the constitution in 1791.
कब ड्राफ्ट कंप्लीट किया है उन्होंने? 1791. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. है ना? Constitutional monarchy यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चल रहा है और मोनार्क भी है ना भाई. जैसे प्रेसिडेंट साहब को हमारे यहाँ भाई सम्मान है ना, जैसे कि पूरी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में और राष्ट्रपति के हाथ में सम्माननीय पावर है ना. तो उसी तरह मोनार्क को प्रेसिडेंट बना दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ समझिए. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. देखिए फिगर में दिया हुआ है ना, कितना अच्छी फिगर दी है. जुडिशरी है, एक्सिक्यूटिव है ना, और लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली 745 मेंबर हैं, इलेक्टर्स इतने. अच्छा ये चीज़ें हम आगे भी देखेंगे कि इलेक्शन मतलब इलेक्टोरल बेसिस किसका है, कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. अब यहाँ पे इलेक्टर्स 50,000 मेन दिया हुआ है. अच्छा वुमेंस नहीं दिया हुआ है, इस पर भी हम देखिए फिगर से ही फिगर आउट कर सकते हैं बच्चों, है ना. आप जब भी पढ़िए है ना, अपनी बुक साथ में लेके बैठा कीजिए ताकि चीज़ों को आप जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट हो उसको अंडरलाइन कर सकें. नेशनल असेंबली मेंबर्स 745 दिया हुआ है. इनका कंट्रोल फिगर में हम देख रहे हैं कि एक टॉपिक दिया है, एक्टिव सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट. मीन्स एक्टिव सिटीजन्स उनको उनको मानते थे जो वोट के लिए एंटाइटल्ड हैं. अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. अच्छा 28 मिलियन में से पॉपुलेशन में कुल 4 मिलियन लोग वोट दे सकते थे. चलो पैसिव सिटीजन्स कौन है, यानी कि जिनको वोटिंग राइट नहीं है, वो पैसिव सिटीजन्स हैं. अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स. यानी वुमेंस को राइट नहीं है वोट करने का. 3 मिलियन मेन को राइट है वोट करने का, चिल्ड्रन को नहीं है, और यूथ जो हैं 25 साल से कम उनको राइट नहीं है उस समय वोट करने का. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें उस समय थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड अ पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली. है ना, क्या कर रही है? विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूशन 71 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ है लैंड के लिए, उसको बनाने के लिए ताकत किसको दे दिया है? नेशनल असेंबली को. अब वो नेशनल असेंबली कैसे इलेक्टेड है? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ना. हमने किसी को चुना और उसने नेशनल असेंबली को चुना. ठीक है. दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ वेयर हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन अबव 25 ईयर्स. है ना, आदमियों को जो 25 साल से ऊपर हैं, ऑफ एज, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज. 3 days ऑफ लेबरर्स वेज है ना, इतना टैक्स देते थे. वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट. द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द assembly. A man had to belong to the highest bracket of taxpayers. है ना, आपको वोट देना 3 दिन की लेबर वेज है ना, का आप टैक्स देते हो, तब आपको मिलेगा एक्टिव सिटीजन का स्टेटस. और जब आप एक्टिव सिटीजन्स हैं देन यू विल हैव द राइट टू वोट. नेक्स्ट थिंग, अच्छा एक फिगर बना हुआ है अगले पेज पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. है ना. अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका बिगिन कर रहा है उसको किस डिक्लेरेशन से बिकम मतलब बिगनिंग हो रही है उसकी?
the rights of men and citizens. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. किसकी ड्यूटी थी? It was the duty of the Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. है ना, स्टेट की ड्यूटी थी कि सारे सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं फ्रांस की, उनकी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करें. हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोगों ने पीछे पढ़े होंगे क्लासेस में, ठीक ना. तो जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे है ना फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन. उसी तरह अब नेशनल असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट किया. उसमें फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं. मैन एंड सिटीजन राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ. हमारे यहाँ भी राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21. फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे भी यहाँ भी है, आर्टिकल 19. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, वो भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आ जाता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, आर्टिकल 14. फिर वर इस्टेब्लिश एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग. सही बात है, सबको मिलना चाहिए इस देश पे, सबका बराबरी का अधिकार है. अब देखते हैं ये सोर्स सी में दिया हुआ, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, है ना. मेन जो भी पैदा हुए हैं वो हर तरह से इक्वल रहें. द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल and inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression. मतलब इन सब चीज़ों के लिए उनको अधिकार मिले ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकें. द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेंटी रिसाइड्स इन द नेशन, है ना. सारी सोवरेंटी का सोर्स कहाँ है? नेशन. No group or individual may exercise authority that does not come from the people, है ना. जो भी चीज़ पीपल से नहीं आती है ना, हमारे हित की नहीं है, तो वो हम पे फोर्स ना हो. लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, है ना. लिबर्टी का मतलब वो है कि आप ऐसे काम करिए जो किसी और को हार्म ना करे. लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ the power to do whatever is not injurious to others. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Law उसी actions को forbid कर सकता है जो सोसाइटी के लिए इंजूरियस हो, है ना. अब ये नहीं है कि अब सिट्टू से हमारी दुश्मनी है या फिर चिट्टू से हमारी दुश्मनी है, तो हम कोई हरकत उसकी देख रहे हैं जो हमें नहीं पसंद है, तो हम कहें कि नहीं ये अनऑथराइज्ड सर्विस है, इसे जेल में डाल दो, है ना. ये गलत चीज़ है. जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ लाओ, है ना. ऐसा ये नेशनल असेंबली है जो फ्रांस की वही चाह रही है. नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ, है ना. किसी की मनमर्जी से कोई जेल में नहीं जाएगा. लॉ डिसाइड करेगा कौन जेल में जाएगा, कौन नहीं जाएगा. एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की तरफ ये डायरेक्ट सिग्नल कर रहा है, जो 11th पॉइंट है. 12. For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable, है ना. इसको नकारा नहीं जा सकता है कि कॉमन टैक्स सिस्टम होना चाहिए, है ना. राज को मिलेगा टैक्स. इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स. जैसा उनका मीन्स हो वैसा उन पे टैक्स लगे. सिंस प्रॉपर्टीज इज सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट. इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस.
ऐसे केसेस में आप कंपनसेशन दे दीजिए। इसमें एक फिगर में एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट हैं जीन पॉल मैरेट, कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, है ना, क्या कमेंट करते हैं, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, है ना। कहते हैं कि अमीरों के हाथ में तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए दे दिया गया, जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि सब लॉयर ही लॉयर है, जैसे जब क्रिटिसाइज़ किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म से, सब कुछ लोग हैं अनइलेक्टेड लोग हैं, या फिर ये विशेष वर्ग का विशेष दबदबा रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो बातें अभी भी आती हैं, ठीक ना, कि लेफ्टिस्ट ज़्यादा रहे कि सोशलिस्ट ज़्यादा रहे या राइटिस्ट राइट विंग वाले ज़्यादा रहे, है ना, तो वो प्रभाव झलकता भी है, झलकेगा भी, है ना। Absolute proof of how wealth, you know, represented the lot of the poor and oppressed will never be improved by peaceful means alone. Here we have absolute proof of how wealth influences the law. Yet laws will last only as long as the people agree to obey them. Law कब तक रहेगा? जब तक लोग उसे फॉलो करें। कब तक आप ज़बरदस्ती फॉलो कराओ? अगर गलत लॉ है ज़बरदस्ती फॉलो कराएंगे तो फिर एक बार फिर रिवॉल्यूशन होगा, है ना, और फिर एक नया इंस्टीट्यूशन नेशनल असेंबली से हो सकता है स्ट्रांग बन के आ जाए, है ना। आपको उसको फेस करना पड़ेगा। द ऑपरेसर्स विल हैव टू फेस द चैलेंजेस और द कॉन्सिक्वेंसेस, येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम, एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द aristocrats, they will do the same to the other owner of wealth. So let come to another point. We have got some political symbols here. Let's look at this, and what does this resembles to? The majority of men and women in the 18th century could not read or write. बात सही, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. That's very good. The painting by Lee Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols, है ना. हम ये सिंबल पढ़ने की कोशिश करें. अच्छा, द ब्रोकन चेन, मुझे लगता है ये तो आज़ादी होनी चाहिए. Chains were used to fetter slaves. The broken chain stands for the act of becoming free. सही बात. आगे देखते हैं. The bundle of rods. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. है ना. तो ये तो मोरल है ना, कि एक लकड़ी टूट जाएगी और कई लकड़ियाँ एक साथ बंडल बना दिया जाए तो उसको तोड़ने में मुश्किल हो जाएगा. तो कहने का मतलब यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है ना. हमें यूनाइटेड रहना चाहिए. द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, है ना. जो आंखें देख रही हैं वो ज्ञान का परिचायक है ना, वेदत्व का परिचायक है. द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. स्केप्टर है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी. अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, है ना. तो अनंत के तरफ ये इसको प्रदर्शित करता है. रेड फ्राइजियन कैप, है ना. रेड फ्राइजियन कैप, कैप वोन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. जब